हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के साइंस का जो पेपर आपका होने वाला है ना। ये जो पेपर मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ दोस्तों। मैं आपको मतलब जब पेपर देकर आओ ना, तब मुझे बताना कितने क्वेश्चन फंसे इसमें से। ठीक है, ये पेपर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 वालों के लिए। ठीक है, ये जो पेपर है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से आने की श्योरिटी है दोस्तों। ठीक है, इस पेपर को अच्छे से करना, क्लास 9 साइंस का पेपर। ठीक है, और ये पेपर एनुअल एग्जाम का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से पेपर में फंसेंगे क्वेश्चन, देख लेना चाहे तुम। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ, सेक्शन बाय सेक्शन इसको सोल्व करेंगे। और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए ना, आंसर के साथ दूंगा मैं। ठीक है, आंसर के साथ दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। मेरे को मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में, तो मैं वहाँ पर डाल दूंगा और वहाँ से आप तुम डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हो आराम से, क्योंकि वीडियो से मतलब है ना सीधे मतलब क्वेश्चन करना फिर डायरेक्ट आंसर करना बहुत टाइम लग जाएगा। तो वहाँ से आप सीधा ले लेना। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आए वो पीडीएफ से देख लेना। सारे क्वेश्चनों के आंसर के साथ मिलेंगे आपको। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जैसे अभी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, अगली अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सेक्शन ए देखो, पहला जो क्वेश्चन है, व्हेन हीट इज कॉन्स्टेंटली सप्लाइड बाय बर्नर टू बॉइलिंग वाटर देन टेम्परेचर द वाटर ड्यूरिंग वेपराइजेशन। देखो आपको पता है जो बॉइलिंग वाटर होता है ना, अब वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ठीक है, वहाँ पर फेज चेंज हो रही है। क्या हो रही है? फेज चेंज हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता। यहाँ पर क्या होता है, ये लेटेंट हीट है ना, इसके अंदर लेटेंट हीट आती है और वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उस टाइम जब लेटेंट हीट आती है ना इसके अंदर, वेपर के अंदर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है और ये बस सिर्फ फेज चेंज करने में टाइम लगाता है। ठीक है, तो इधर रहेगा आपका राइज, ये आ जाएगा डी, डज नॉट राइज एट ऑल, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वीड अफेक्ट द क्रॉप प्लांट बाय, ये आप सारे पढ़ना ऑप्शन, इसमें से सी ऑप्शन सही है। कंपीटिंग फॉर वेरियस रिसोर्सेज ऑफ क्रॉप्स कोजिंग लो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि देखो अगर मेन प्लांट के साइड में अगर ये ग्रो हो जाएंगी वीड्स, जंगली घास, तो मेन प्लांट का न्यूट्रिशन ये छीन लेंगे ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टिव टिश्यू, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो लिगामेंट, अच्छा टेंडन और ब्लड। देखो लिगामेंट होता है बोन टू बोन, ठीक है, बोन टू बोन कनेक्शन होता है। टेंडन क्या होता है? बोन टू मसल होता है। ब्लड तुमको पता ही है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि तीनों है ना कनेक्टिव टिश्यू के टाइप है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैज डेड सेल्स, तो डेड सेल किस में होते हैं दोस्तों? स्क्लेरेंकाई में होता है। ये तुम्हारे ना कोकोनट के हस्क में भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, तो आगे वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो आगे वाले जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, 5th 6th 7th 8th वाले क्वेश्चन देखते हैं। देखो 5th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर्स। तो देखो फर्टिलाइजर में आपको आयरन नहीं मिलेगा, बाकी सारे मिलेंगे, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको पता ही होगा, लेकिन इसमें आयरन नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, वेलोसिटी आपको पता ही है क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर यहाँ स्पीड लगा होता तो वह डिस्टेंस आता, लेकिन अब वेलोसिटी लिखा है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट पर टाइम होता है। ठीक है, बी इसका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इज नॉट फाउंड इन जाइलम टिश्यू। देखो जाइलम टिश्यू का पार्ट है ना, ये भी होता है, ये भी होता है, ट्रैकिड वेसल जाइलम पैरेन्काइमा होता है, ये तुम्हारा फ्लोएम का पार्ट होता है, तो सीव ट्यूब इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस अबाउट मैन्योर। तो यहाँ पर देखो दोस्तों चारों ऑप्शन दे रखे हैं आपको। यहाँ पे दे रखा मैन्योर कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल। देखो पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा पढ़ो, इट हेल्प्स इन ड्रेनिंग आउट एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द क्ले सॉइल, ड्रेनिंग नहीं, ये नहीं। फिर नेक्स्ट है आपका इट एक्सेस द पोल्यूएंट, तो ये दोनों, इसमें देखो एक से ज़्यादा ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो पहला और दूसरा आ जाएगा इसमें, देख लेते हैं हम आंसर किस हिसाब से। ठीक है, तो बी आ जाएगा इसका पहला और दूसरा। ठीक है, आप टिक कर लेना, दोनों सही है, क्योंकि मैन्योर क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। अगर फर्टिलाइजर होता है ना, तो फर्टिलाइजर में है ना मोर अमाउंट में क्या होता है, क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, तो उसमें स्मॉल अमाउंट में होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है,
फिर इसके बाद तुमको पता ही है, अगर ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है सैंडी सॉइल के साथ मिलके, ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला और दूसरा सही है, बाकी थर्ड और फोर्थ गलत है। फिर नेक्स्ट 9th 10th 11 तीनों देख लेते हैं। 9th वाला क्वेश्चन है, पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉस अ कॉइन दैट फॉल्स बिहाइंड हिम, इट मीन्स दैट द मोशन ऑफ द ट्रेन, तो मोशन ऑफ द ट्रेन क्या एक्सेलरेटेड होगा ना, जब ही तो वो पीछे की तरफ आ गया तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि देखो वो तो आगे निकल जाएगा और वो पीछे की तरफ जाएगा सिक्का, ठीक है। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट फोर्स की न्यूटन होती है। फिर नेक्स्ट है, 2 एटम्स आर सेड टू बी आइसोबार, आइसोबार जिसमें सेम मास नंबर होता है, तो सेम मास नंबर देखो किसमें, इसमें तो बिल्कुल लिख रहा है डिफरेंट लिख रहा है, ये गलत, ये भी गलत, और ये तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है और न्यूट्रॉन की बात कर नहीं, तो इसका डी आ जाएगा, क्योंकि सेम मास नंबर का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसका डी आ जाएगा, ठीक है। न्यूट्रॉन से तो मतलब ही नहीं है वहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर डी इसका आंसर सही है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12th, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर ऑक्यूपाइड इन एम शेल, देखो के शेल होती है, एल शेल होती है, एम एन होती है, के में कितना होता है, वो बोर के अकॉर्डिंग टू एन स्क्वायर होता है, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2, तो कितना होगा 2। अगर सेकंड शेल की बात करें तो ये सेकंड शेल है ना, तो 2 का स्क्वायर 2 2 4, ये 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, और थर्ड शेल में कितने भर जाएंगे 2 एन स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 3 9 9 2 18, तो 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, तो इसमें आ जाएगा सी। फिर नेक्स्ट है, वाटर टैंक फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन द सडन एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक, द वाटर इन द टैंक वुड बी, देखो वाटर टैंक जा रहा है, अब ये पानी जैसे जा रहा है सीधे सीधे जा रहा है, ठीक है, तो ये जैसे ही ब्रेक लगाए तो आगे की तरफ धकेलेगा ना उसको, क्योंकि देखो वो तो रुक गया, रेस्ट में आ गया, वो तो आपका जो टैंकर है जो भी ये मतलब है ना, वाटर टैंक फिल्ड अप 2/3 हाइट ऑफ मूविंग विद, वो तो मतलब है ना, जैसे मान लो एक ट्रक के साथ कनेक्टेड है, ट्रक तो वहीं रुक गया, तो इसका जो पानी वो आगे की तरफ फ्लो होगा, तो मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 1U या 1 AMU को बोलते हैं 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है, द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन देयर बाय, तो देखो वाटर कंटेंट के लिए बात कर रहे हैं, गैस के लिए होता तो डिफ्यूजन होता था, वाटर के लिए क्या होता है ओस्मोसिस, ठीक है, जैसे किशमिश में होता है ना, पानी में रखते हैं तो पानी बढ़ जाता है इसके अंदर धीरे धीरे, तो हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑटोमेटिकली फ्लो होता है उसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स थ्रू अ सेमी परमेबल, हाँ ये तो हो गए ना उसमें से। अब 17 से 20 देखते हैं दोस्तों, ये अब हमारे हो गए 17 से 20 वाले क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर 17 असरसन रीजन वाले हैं, तो यहाँ पर देखो करते हैं। 17 क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजीनियस, सही बात है, ट्रू है एकदम, होमोजीनियस बन जाता है ना जब अब उसमें नमक मिलाते हैं पानी में एकदम घुल जाता है। फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इज होमोजीनियस, देखो सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इज होमोजीनियस, नहीं होमोजीनियस नहीं होता, ये हेट्रोजीनियस होता है, क्या होता है हेट्रोजीनियस, डिफरेंट कंपोजिशन है ना तब, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, असर्शन तो ट्रू है, रीजन फॉल्स है। फिर नेक्स्ट है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग आर हियर, ये बात ट्रू है। फिर नेक्स्ट है, व्हेन यू क्लैप अ साउंड इज प्रोड्यूस, ये भी ट्रू है, लेकिन ये इसका जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, रीजन असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो बोथ असर्शन और ये रीजन ट्रू है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फिर नेक्स्ट दोस्तों, ये मैं मिटा देता हूँ, आंसर मैंने टिक मार्क कर रखे हैं यहाँ पर, डायरेक्ट देख सकते हो। फिर नेक्स्ट है, द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन बिफोर द साउंड ऑफ द थंडर इज हियर, ठीक है, तो यहाँ पर ये एकदम सही है, लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है तो आपकी साउंड से पहले सुनेगी वो, ठीक है, सुन पाओगे आप उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ, नहीं ये वाली बात गलत है भाई, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड से, तो यहाँ पर ए का ट्रू हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा सी वाला, असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स। फिर नेक्स्ट है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलोइडल सॉल्यूशन प्लेस इन अ डार्क प्लेस द पाथ ऑफ द बीम बिकम विजिबल, ट्रू बात है। फिर लाइट्स गेट स्कैटर्ड बाय द कोलोइड पार्टिकल, ये बात, और इसका जस्टिफाई भी कर रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि स्कैटर कर रही है लाइट, ठीक है, तो रीजन जस्टिफाई कर रहा है असर्शन को, तो ये आ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमने सेक्शन ए को कंप्लीट कर लिया है, अब हम सेक्शन बी को करते हैं। सेक्शन बी में देखो ये क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर बता रखे हैं, गिव एनी टू डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो यहाँ पर आप इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट, राइट टू डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, देखो सोडियम बनाना, ऑक्सीजन में सोडियम की वैलेंसी 1 ऑक्सीजन की 2 कर देना क्रॉस, तो ये बन जाएगा Na2O सोडियम ऑक्साइड। ऐसे ही तुम एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपके पास,
देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास, ऐसा डायग्राम दे देगा आपको, ठीक है, इमेज दे देगा। इमेज में क्या कर रहा है, ये जो है ना शिप पर ये व्यक्ति आगे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जाएगा ये, तो ये अपोजिट एक्शन और रिएक्शन हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा, आप कर देना। फिर नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल पता है आपको, ऐसे कोई मीनार से कोई भी बॉल को ऐसे फ्री छोड़ देना, ये फ्री फॉल होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं फ्री फॉल इज द मोशन ऑफ द बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन विदाउट एनी अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट इंक्लूडिंग एयर रेजिस्टेंस। ओके, या आप फ्री फॉल के बारे में बता देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रही हैं, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नैफ्थलीन बॉल डिसअपियर विद द टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। ये आपको पता है नैफ्थलीन बॉल क्या करते हैं, सॉलिड से सीधी गैस में चेंज हो जाती है सब्लिमेशन के थ्रू। फिर नेक्स्ट है परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स की हो जाती है क्योंकि डिफ्यूजन होता है वहाँ पे, ये लिख सकते हो, ठीक है। फिर ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, ये आप बना सकते हो, इसमें सारे लेबलिंग कर देना, ठीक है। फिर सेक्शन सी शुरू होता है दोस्तों हमारा। सेक्शन सी में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन क्रॉप रोटेशन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन, ये आप बता सकते हो। फिर नेक्स्ट है नेम विच शो द एनालॉजी रिटर्न एज अंडर। ट्रांसपोर्टिंग चैनल ऑफ द सेल ये होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग यूनिट ऑफ सेल गोल्जी apparatus। डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल क्या किसको कहते हैं, लाइसोम। किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट, ये ध्यान रखना, ये याद रखना कीवर्ड इनके, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। कंट्रोल रूम ऑफ द सेल न्यूक्लियस, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज साउंड एंड हाउ इज प्रोड्यूस, व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ द एवरेज ह्यूमन ईयर। तो यहाँ पर इसका आंसर ये आ जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट है बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60। तो देखो आपकी V1 ये हो जाएगी, ये स्पीड हो जाएगी, देखो किलोमीटर पर आवर दे रखा है, इसमें भी किलोमीटर पर आवर दे रखा है और ये सेकंड है, तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। 80 को किससे इंटू करूँगा, 5/18 से, ये मीटर अपॉन सेकंड में बदल जाएगा तुम्हारा। फिर ऐसे ही 60 को 5/18 से इंटू कर देना, ये भी मीटर पर सेकंड में आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और फिर इसको यहाँ पे रख देना, देखो इसकी स्पीड निकाल ली मीटर पर सेकंड में, इसकी भी निकाल ली। फिर इसको है ना तुम्हारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है V माइनस का U/T, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और T, तो यहाँ रख देना तुम, आ जाएगा आपका आंसर ये वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ये कर लोगे आप, बुक का ही क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, 3 मार्क्स का था ये दोस्तों, तो इसमें ना कोई भी 3 पॉइंट लिख देना आप, ये मैंने सारे बता दिए, इनमें से कोई 3 पॉइंट लिख देना आप, ठीक है। ऐसा टेबुलर बना के करोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। फिर नेक्स्ट कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ H2O2। तुमको पता है ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 1 का 16, तो 2 का कितना होगा 32, तो ऐसे सारे कर देना ये, ठीक है, आप सारा कर देना। जैसे C2H6 है तो कार्बन का कितना होता है, 1 का 12, हाइड्रोजन कितना होता है 1, कार्बन कितनी बार है 2 बार, तो 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन कितनी बार है 6 बार, तो 1 × 6, तो ये आ जाएगा 24 और ये 6, तो कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा इसका, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कर लेते दोस्तों हम, तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हमारे पास है यहाँ पर 33 नेम ABCDEF। यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आप बता सकते हो, जैसे A वाला है आपके पास, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में बदलेगा, आपको पता है मेल्टिंग होता है। लिक्विड से गैस में बदलेगा तो आपको पता है वेपराइजेशन होता है। गैस से लिक्विड में बदलेगा कंडेंसेशन होता है, फ्रीजिंग बोल सकते हो। अच्छा, लिक्विड से सॉलिड बदलेगा तो वो क्या होता है तुम्हारा कंडेंसेशन, ठीक है। गैस से लिक्विड में बदलेगा तो वो क्या होगा तुम्हारा फ्रीजिंग। सॉरी 1 मिनट रुको, देखो नीचे ऊपर वाला सही है, देखो गैस से अगर लिक्विड में अगर आपका जाएगा तो ये आपका कंडेंसेशन, ठीक है, जो मैंने अभी बताया। और लिक्विड से अगर सॉलिड में जा रहा है तो उसके क्या हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है। जैसे आप तुम पानी लो, पानी को फ्रीज में रखोगे तो बर्फ बन जाएगी, तो वो फ्रीजिंग होगा ना। फिर नेक्स्ट है आपका, देखो A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। E वाला देखो, E वाला सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल रहा है, सब्लिमेशन होता है, तुमको पता है ना। और उसके बाद देखो ये वाला हो गया ना तुम्हारा, और तुम्हारे यहाँ पर क्या बच रहा है, बस सारे हो गए, E तक पूछा है तो, अरे F और बच रहा है, F कहाँ पर है इसमें, ठीक है, F यहाँ पे मार्क कर देते हैं, तो ये वाला F होगा तुम्हारा, ठीक है। अब गैस से तुम्हारा सॉलिड में बदलेगा तो वो क्या होगा, डिपोजिशन, ठीक है। गैस से अगर सॉलिड में बदलेगा वो क्या होता है, डिपोजिशन, ठीक है। यहाँ पर F मार्क करके और ये भी बता देना, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला हो गया दोस्तों हमारे पास, डिपोजिशन गैस टू सॉलिड होता है, गैस को डायरेक्ट सॉलिड में चेंज करना। इसी के साथ दोस्तों हमारा सेक्शन सी कंप्लीट होता है। अब सेक्शन डी देखो, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लेना, वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, डाउनलोड कर लेना। मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, एक बार वहाँ डाल दूंगा मैं, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज टिश्यू, मेंशन द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब देखो 5 नंबर के हिसाब से, तो देखो 1 नंबर तो तुमको डेफिनेशन में मिलेगा, 1 मार्क्स क्या मिलेगा इनके फंक्शन में तीनों के, ठीक है।
और 3 टिश्यू के लिख देना आप, ठीक है। 1 मार्क्स के यहाँ मिल जाएंगे। थोड़ा सा और लिख देना इसमें, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे शो नहीं करा, थोड़ा सा और लिख देना इसमें, ठीक है, ठीक है, ये लिख देना आप। फिर नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन पावर। बहुत सारे इसके वो बता रहे तो आप थोड़ा सा लिख देना। एक्सप्लेन पावर, व्हाट इज 1 वाट ऑफ पावर, कैलकुलेट द पावर ऑफ लैम्प कंज्यूम 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी 10 सेकेंड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा एक बार टाइपिंग मिस्टेक है, मैं कर देता हूँ यहाँ पर। देखो सबसे पहले पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या आप तो ये तो लिख ही देना आप, और इसकी यूनिट क्या होती है, वाट होती है। अब हमको क्या निकालना है, देखो यहाँ पे कैलकुलेट द पावर इफ द लैम्प कंज्यूम 1000 जूल और टाइम देखो ये तो दे रखा है तुम्हारे को, यहाँ पे कैलकुलेट द पावर इफ द लैम्प कंज्यूम 1000 जूल और 10 सेकेंड के लिए कर रही हो, ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, W/T ये होता है। अब यहाँ पर देखो पावर बराबर रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क कितना है हमारे पास, वर्क दे रखा है, ये एनर्जी की फॉर्म ही होती है वर्क, ठीक है। तो यहाँ 1000 जूल लिख लेंगे और टाइम कितना दे रखा है 10, तो ये कितना आ जाएगा 100 वाट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर लेना, ठीक है। अब हम आगे चलते दोस्तों, यहाँ पर 36 देखो, 36 क्वेश्चन है आपके पास, पिक्चर दे रखी है ऐसे आपको। अभी आपको पता ही होगा कौन सा एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा डायग्राम किस एक्सपेरिमेंट का है, तो तुम बता देना। फिर उसके बाद पूछ रहा है कंक्लूजन क्या है इसके, 2 बता देना। एक तो उसने देखा था मोस्ट एटम एम्प्टी था, और न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड लोकेटेड एट द सेंटर, ये भी तुमको पता है। इसकी लिमिटेशन क्या थी इलेक्ट्रॉन की, भाई सही से चीज़ नहीं बताई इसने, ठीक है। कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, फिर डिड नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। तो फिर किसने एक्सप्लेन करा था वो, जो इसके बाद आप कमेंट करना, ठीक है। बी से शुरू होता है उसके का नाम, ठीक है। तो अब सेक्शन डी हो गया दोस्तों, अब सेक्शन ई देखते हैं, केस स्टडी। तो यहाँ पर इसको पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। इस तरह से आपको दे रखा है अमोनियम क्लोराइड को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जाकर वो सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट नेम इज गिवन टू फिनोमेना विच टेक प्लेस। तो इसका प्रोसेस क्या है, सब्लिमेशन हो रहा है, सीधा सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हो रहा है ये, ठीक है, सब्लिमेशन हो जाएगा। फिर वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन, आयोडीन तुम्हारा हो जाता है, अमोनियम क्लोराइड हो जाता है, कैम्फर हो जाता है, सोडियम क्लोराइड नहीं होता, क्योंकि दोस्तों वो पानी में घुलनशील हो जाता है ना, आपको पता होगा। तो सोडियम क्लोराइड है ना, तुम्हारा सब्लिमेशन नहीं करता, वहाँ इवापोरेशन के थ्रू होता है उसका। द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू वेपर, ये तुमको पता ही, सीधा कौन सा, विदाउट पासिंग लिक्विड स्टेज सब्लिमेशन कहता हूँ उसको, आपको पता है। ड्यूरिंग समर डे वाटर कैप्ट इन अर्थन पोट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ, तुमको पता है इवोपरेशन होता है। इवोपरेशन क्या करता है, इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। ऐसे तुम्हारा कूलर में भी यही होता है, गर्म हवा को लेके वो पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कूलिंग इफेक्ट देता है इवोपरेशन, पता है ना। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट जो है केस स्टडी है, इस तरह से यहाँ पर पढ़ लेना आप इसको। मैं डायरेक्ट क्वेश्चनों के आंसर बता रहा हूँ। हु डिस्कवर्ड द सेल, आपको पता ही है रॉबर्ट हु। अब देखो सारे आंसर इसमें से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल, ये भी इसमें से मिल जाएगा आपको। कौन है इसका, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या है, इसमें क्वेश्चन है दोस्तों हु, ठीक है, ये तो आ गया आपके पास। फिर नेक्स्ट है हु कोइंड द टर्म्स प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म को किसने कोइंड करा था, ये पुरकिंजन है, ठीक है। फिर व्हाट इज, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म वाला हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है आपको पता ही है, आपको मैंने तो सेल दिखाया था, सेल के बीच में जो ये लिक्विड पार्ट होता है ना, इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, ठीक है, फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हम चलते दोस्तों आगे, ये तो हो गया आपका, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और अब देखते हैं 39 वाला क्वेश्चन, ठीक। 39 वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे केस स्टडी दे रखी है, आपको पता है ग्रेविटेशन से रिलेटेड है ये। देखो एक केस स्टडी आएगी आपकी केमिस्ट्री से, एक आती है बायो से, और एक आएगी फिजिक्स से, ठीक है। तो ये ऐसी आएगी। अब इसमें देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें मिल जाएंगे सारे क्वेश्चनों के आंसर केस स्टडी में। देखो पहला क्वेश्चन, ग्रेविटेशन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, एफ बराबर का जी m1 m2 अपॉन का डी स्क्वायर। तो यहाँ पे मास से तो होता है, डज नॉट कह रहा है वो, सेपरेशन ऑफ बिटवीन ऑब्जेक्ट, ठीक है, नन। तो इसका आएगा चार्जेस ऑफ ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट के चार्ज पर डिपेंड थोड़ी करती है वो। फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वेरीज विथ मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट एज, तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस। फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी वेरीज विथ मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे पता है ना एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है दोनों मासों के प्रोडक्ट के। फिर नेक्स्ट व्हेन मास ऑफ द बॉडी इज डबल द फोर्स ग्रेविटेशन, तो एफ बराबर क्या लिखेंगे हम, एफ डैश बराबर, अगर एक का मास दुगना कर देंगे 2m1 और ये m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये समझ गए ना, एक m1 को मैंने 2m1 ले लिया, एक मास को डबल ले लिया, तो ये वाला बन जाएगा। अब तुमको पता है ये वाला फॉर्मूला होता है ये f, तो यहाँ लिख देना एफ डैश बराबर का 2f, यानी कि फोर्स क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल, फोर्स विल बिकम डबल, बी आ जाएगा। फिर व्हाट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, आपको पता है ये प्रोपोर्शनल होता है, जब इसको जब बराबर लगाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आती है जी, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो दोस्तों हमारा सैम्पल पेपर यहीं पर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।